हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हम लोग न्यूक्लियाई पढ़ रहे थे और न्यूक्लियाई पढ़ने के दौरान हम बेसिक्स अभी हम लोग देख रहे थे। हम लोग 3 वीडियो इसके ऊपर अपलोड कर चुके हैं और ये चौथा वीडियो है। वास्तव में इससे पहले जो 3 वीडियो हम लोग डाले हैं वो तीनों का तीनों बेसिक्स है। आप मान के चल सकते हैं कि न्यूक्लियाई आज के क्लास से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले जो कुछ भी बताया गया है वो क्लास 11th का और क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है और उसको इसीलिए बताया गया है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 11th बहुत ही कमज़ोर है, 11th वो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो उनको समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग पहले 9th और 11th वाला बेसिक चीज़ सब बता दिए ताकि आगे आने वाले चीज़ों को वो समझ सकें। ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं और ना तो उनका 9th 10th 11th बहुत अच्छा है, उनका 9th 10th 11th बहुत कमज़ोर है और 12th में भी वो उस हिसाब से मेहनत नहीं कर रहे हैं वैसे बच्चे, तो वैसे बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आप लोग जल्दी जग जाइए तो आप लोग के लिए बेटर है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम अपने समय पे ही होगा। ये लगभग मान के चलिए, आप लोग सिलेबस कम बेसी हो सकता है लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम अपने समय पे ही होगा। और दिक्कत यही है कि वैसे बच्चे सीरियस नहीं है जिनका 9th 10th 11th कमज़ोर है। ठीक है, क्योंकि उनको अभी ज़्यादा मेहनत करना चाहिए था। अभी लॉकडाउन है, अभी छुट्टी चल रहा है, आपके पास बहुत टाइम था। आप अगर चाहते तो अपना 11th का कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो आप अपना 11th का सारा टॉपिक को फिर से पढ़ के आप अपना 11th को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि मेहनत नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे बच्चे। मतलब 9th 10th 11th जो कमज़ोर है उसको मजबूत करना तो छोड़िए, जो अभी पढ़ाया जा रहा है उसको भी बहुत सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं। तो वैसे बच्चे दलदल में फंसते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप 9 ठीक से नहीं पढ़े इसलिए आपको 10 समझ नहीं आया, आप 10th से ही ठीक से नहीं पढ़े इसलिए आपको 11th समझ नहीं आया। अब आप 11th ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं तो 12th नहीं समझ आ रहा है। कम से कम 12th तो ठीक से पढ़िए। अगर 12th ठीक से नहीं पढ़िएगा तो आगे फिर कुछ और नहीं समझ आएगा और एक समय आएगा कि आप ग्रेजुएशन में या बीटेक में एडमिशन तो ले लीजिएगा लेकिन बीच में ही छोड़ना पड़ जाएगा उसको। इसलिए सीरियस हो जाइए, जो लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग। ठीक है, और जो लोग भी पिछला 3 वीडियो अच्छे से देखे हैं वही लोग आगे देखें। अगर आप पिछला 3 वीडियो अच्छे से नहीं देखे हैं तो आज से हम बता सकते हैं कि आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अगर आप पिछला 3 वीडियो ठीक से देखें तभी आपको आज के क्लास के आगे समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। इसलिए जो लोग देखे हैं वो लोग कंटिन्यू कीजिए और जो लोग नहीं देखे हैं पिछला 3 वीडियो वो लोग पहले वो 3 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। चलिए, हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे एनर्जी मास रिलेशन। एनर्जी मास रिलेशन, ये एनर्जी मास रिलेशन क्या है? ठीक है, तो एनर्जी मास रिलेशन क्या है इसको आप समझिए कि पहले ये माना जाता था कि एनर्जी और मास 2 अलग अलग क्वांटिटी, 2 इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। एनर्जी और मास के बीच कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन बाद में आइंस्टाइन के द्वारा बताया गया कि एनर्जी और मास एक ही क्वांटिटी के 2 रूप हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि साउंड, लाइट, हीट ये सब एनर्जी का ही फॉर्म है। उसी तरह आइंस्टाइन ने बताया कि मास जो है वो मास भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी भी मास में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहले क्या कॉन्सेप्ट था? पहले था कि एनर्जी और मास अलग अलग क्वांटिटी है, सेपरेट क्वांटिटी है, उन दोनों के बीच कोई लिंक नहीं है। लेकिन बाद में आइंस्टाइन ने क्या प्रूफ किया कि एनर्जी और मास एक ही क्वांटिटी का 2 रूप है। जैसे लाइट, हीट और साउंड एनर्जी के रूप हैं, एनर्जी के फॉर्म्स हैं, वैसे ही मास भी एनर्जी का एक फॉर्म है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया, वो रिलेशन था E = mc², जहां पर m जो है दिस इज मास, c जो है दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और E जो है वो एनर्जी है। ठीक है, आई होप आप लोग को मालूम होगा वैक्यूम में स्पीड का वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक रिलेशन दिया गया आइंस्टाइन के द्वारा और ये रिलेशन क्या है?
तो ये रिलेशन वो रिलेशन है जो एनर्जी और मास का कन्वर्जन करता है। मतलब कि अगर हम जानना चाहें कि 1 kg में कितना, 1 kg मास मतलब कितना एनर्जी, तो हम लोग इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। अगर हम लोग जानना चाहें 1 जूल एनर्जी मतलब कितना मास, तो वो भी इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम जानना चाह रहे हैं कि 1 kg मास में कितना एनर्जी होता है, 1 kg मास में कितना एनर्जी होता है। अगर हम ये जानना चाह रहे हैं तो हम इस इक्वेशन की मदद से जान सकते हैं। कैसे? तो इस इक्वेशन का क्या वैल्यू, ये क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। उसमें m कितना है तो 1, c का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और उसका क्या स्क्वायर। तो यहाँ पर 1, 3 का स्क्वायर कितना 9 और हो जाएगा 10 टू द पावर 8 का क्या स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 और पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8 इंटू 2। ठीक है, जो लोग ये चीज़ नहीं पढ़े हैं तो बता दूं कि ये क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है। अब एक बार क्लास 8 का बुक देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। वैसे फॉर्मूला होता है a का पावर m और होल पावर n, अगर ऐसा रहे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये होता है a का पावर m इंटू n। यहाँ पर वही चीज़ है 10 का पावर 8 और उसका क्या स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 8 इंटू 2 दैट इज 10 का पावर 16। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 16 जूल। सो हम बड़े आसानी से इस फार्मूला के मदद से ये समझ गए कि 1 kg मास को जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल एनर्जी मिलेगा। ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल एनर्जी हम लोगों को क्या होगा, मिलेगा। इसके उलट अगर मान लीजिए हम लोग जानना चाहें कोई भी रैंडम इसी तरह का एक एग्जाम्पल, कि मान लीजिए हम लोग जानना चाहें कि 900 जूल माने कितना मास, मतलब इस 900 जूल को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, 900 जूल तो एनर्जी ही है, 900 जूल को अगर मास में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मास मिलेगा। तो इसके लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E का वैल्यू कितना 900, मास निकालना है, और C का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का क्या स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू m, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 16। सो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 9 और 100, तो 10 का पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग इसको, और ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर क्या 16, तो ये कट जाएगा। सो m इज इक्वल टू हो जाएगा 10 का पावर 2 और ये 10 का पावर 16 ऊपर जाएगा तो -16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 2 -16 जूल। सो मास आ जाएगा 10 का पावर -14, सॉरी ये केजी होगा, ये केजी होगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी मास हम लोग निकाल रहे हैं ना। सो ये 10 का पावर -14 केजी। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 900 जूल का मतलब 10 टू द पावर -14 केजी, मतलब 0.0000000000 14 को 0 जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1, ये आ गया मेरा 10 टू द पावर -14, मतलब ये। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फिर से एक बार बता दे रहे क्या समझे। हम लोग यहाँ से समझे कि पहले ये माना जाता था कि एनर्जी और मास दो अलग अलग क्वांटिटी है, एनर्जी और मास सेपरेट क्वांटिटी है, उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है। लेकिन बाद में आइंस्टाइन ने बताया कि एनर्जी और मास एक ही क्वांटिटी के दो फॉर्म हैं, दो रूप हैं। जैसे लाइट, हीट और साउंड एनर्जी का फॉर्म्स है, एनर्जी का रूप है, वैसे ही मास भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है। ठीक है, मास भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कन्वर्जन के लिए एक रिलेशन दिया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और इस रिलेशन के मदद से हम बड़े आसानी से जान सकते हैं कि अगर किसी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना एनर्जी मिलेगा, और किसी एनर्जी को मास में कन्वर्ट करेंगे तो कितना एनर्जी मिलेगा। यहाँ पर हम आपको दो एग्जाम्पल दिए थे। पहला एग्जाम्पल में हम 1 kg को जब एनर्जी में कन्वर्ट किए थे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल आया था, और
900 जूल को जब हम मास में कन्वर्ट किए तो 10⁻⁻14 kg आया। तो यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एनर्जी और मास इंटर रिलेटेड है। अब ये सब बात तो थ्योरेटिकल है, क्या हम लोग अपने रियल लाइफ में कभी एनर्जी को मास में कन्वर्ट होते और मास को एनर्जी में कन्वर्ट होते देखे हैं? क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हैं जिस एग्जाम्पल में एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रहा हो या फिर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो? क्या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हैं? अगर कोई एग्जाम्पल सोच सकते हैं तो बताइए कमेंट में। क्या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है हमारे डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ में, जिसमें एनर्जी मास में कन्वर्ट होता हो या मास एनर्जी में कन्वर्ट होता हो? चलिए, अगर सोच पा रहे तो ठीक है, नहीं सोच पा रहे तो हम बता रहे हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में एनर्जी लेने के लिए क्या करते हैं? हम एनर्जी लेने के लिए क्या करते हैं? खाना खाते हैं। हम लोग खाना खाते हैं और उस खाने से हमको क्या मिलता है? एनर्जी। सो फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। खाना हमारे लिए एनर्जी का एक सोर्स है। और एनर्जी खर्च करने के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं, जैसे बोलना, चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब काम है और इन सारे काम में एनर्जी खर्च होता है। तो हम क्या करते हैं? एनर्जी लेने के लिए, हम एनर्जी लेने के लिए खाना खाते हैं, फूड, और एनर्जी खर्च करने के लिए काम करते हैं। आप यहाँ देखिए कि मान लीजिए हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने से हमको 1000 जूल एनर्जी मिल रहा है। हम दिन भर में जो भी खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सारे एनर्जी से, उन सारे फूड से हमको दिन भर में 1000 जूल एनर्जी मिल रहा है, मान लेते हैं। और हम जो काम कर रहे हैं उस काम करने के दौरान, जैसे चलना, बोलना, कूदना, इसके दौरान हम दिन भर में जितना काम कर रहे हैं उसमें हम 800 जूल एनर्जी खर्च कर रहे हैं। तो दिन भर में हमको एनर्जी मिल कितना आ रहा है? 1000 जूल। और उस 1000 में हम खर्च कितना कर रहे हैं? 800 जूल। तो दिन के अंत में हमारे पास कितना एनर्जी बच जाएगा? तो दिन के अंत में हमारे पास 200 जूल एनर्जी बच जाएगा। अब ये जो एनर्जी बचा, बॉडी इस एनर्जी का क्या करेगा भैया? तो बॉडी इस एनर्जी को मास में कन्वर्ट करेगा और हमारे बॉडी में स्टोर कर लेगा। ठीक है? तो यही रूटीन अगर हम लंबे समय तक, महीना 2 महीना चलाएं, तो महीना 2 महीना में हर दिन क्या होगा? 200 जूल एनर्जी मेरे बॉडी में बचेगा और मेरा बॉडी उस 200 जूल एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर देगा। तो धीरे धीरे मेरा बॉडी का मास बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और हम मोटे हो जाएंगे। ठीक है? तो हम जब ज़्यादा खाना खाते हैं और कम काम करते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं। क्यों मोटे हो जाते हैं? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है हमको, हम कम खर्च कर रहे हैं, तो एनर्जी बच जा रहा है मेरे बॉडी में और मेरा बॉडी उस एनर्जी को मास में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर कर रहा है। इस कारण से मेरा मास बढ़ रहा है और हम मोटे हो जा रहे हैं। तो एक बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है जिससे हम देख सकते हैं कि एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? मास में। ठीक है? उसके बाद मास भी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है? मास भी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है? उसको समझते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? मास में। ठीक है? मास भी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मास एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है समझिए। फिर यही एग्जांपल, फूड। ठीक है? 1000 जूल हमको मिल रहा है फूड से एनर्जी, और हम वर्क जो कर रहे थे तो हम क्या देखें कि हम इस रूटीन को जब फॉलो किए तो इस रूटीन को फॉलो करते करते हम मोटे हो गए। ठीक है? और मोटे हो गए तो फिर दुनिया, समाज मेरा मजाक उड़ाना शुरू करेगा। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? हम उसके लिए
चाहेंगे कि मेरा वजन कम हो, और वजन कम करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? भगवान से प्रार्थना, ठीक है। खैर, दूसरा काम क्या करते हैं? दूसरा काम करते हैं हम लोग कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। वैसे कम ही लोग एक्सरसाइज करते हैं, 90% लोग भगवान से प्रार्थना ही करते हैं, तो एक्सरसाइज करते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम वर्क कर रहे हैं प्लस एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। वर्क में हम कितना एनर्जी खर्च कर रहे हैं? जो हम डेली वर्क कर रहे थे उसमें हम कितना एनर्जी खर्च कर रहे थे? 800 जूल। और एक्सरसाइज में करते समय हम 400 जूल एनर्जी खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल हम कितना एनर्जी खर्च कर रहे हैं? टोटल हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं 1200 जूल, ठीक है। हमको दिन भर में कितना एनर्जी मिला खाने से? 1000 जूल। और हम अपना बाकी काम, चलना फिरना, कूदना, बैठना, उसमें कितना एनर्जी खर्च किए? 800 जूल। और जो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें हम कितना खर्च किए? 400 जूल। तो दिन भर में मेरा टोटल एनर्जी खर्च कितना हो गया? 1200 जूल। मेरा बॉडी को मिल कितना रहा है? 1000। हम खर्च कितना कर रहे हैं? 1200। तो बॉडी 200 जूल एनर्जी कहां से लाएगा? तो याद कीजिए, इस समय बॉडी क्या कर रहा था? बहुत सारा एनर्जी को मास के रूप में कन्वर्ट करके स्टोर किए हुए है शरीर में। तो बॉडी क्या करेगा? उस खजाने से जो मास के रूप में एनर्जी को वो स्टोर किए हुए है, वो क्या करेगा? उस मास को वापस से एनर्जी में खर्च कन्वर्ट करेगा और उस एनर्जी से अपना बाकी 200 जूल एनर्जी का डिमांड पूरा करेगा। फिर से समझते हैं, हम जो खाना खा रहे हैं उससे कितना एनर्जी मिल रहा है? 1000। हम जो वर्क कर रहे हैं उससे कितना एनर्जी खर्च हो रहा है? 800। एक्सरसाइज जो कर रहे हैं उसमें कितना खर्च हो रहा है? 400। तो टोटल एनर्जी कितना हम खर्च कर रहे हैं? 1200। तो 1000 जूल एनर्जी मेरा हमको मिल रहा है और हम 1200 जूल एनर्जी खर्च कर रहे हैं, तो मेरे बॉडी में कितना एनर्जी का कमी हो जाएगा? 200 जूल का। और बॉडी ये 200 जूल कहाँ से लाएगा? तो बॉडी ये 200 जूल कहाँ से लाएगा? तो बॉडी जो मास के रूप में एनर्जी स्टोर किया था बॉडी के अंदर, वापस से उस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और उस एनर्जी से अपने ये 200 जूल का डिमांड पूरा करेगा। अगर हम इस रूटीन को लंबे समय तक फॉलो करें तो बॉडी को हर रोज 200 जूल एनर्जी, बॉडी को हर रोज 200 जूल एनर्जी मास से लेना पड़ेगा। तो धीरे धीरे बॉडी में मास घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा और हम पतले हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा खाना खाने से जब हम मोटे हो जाते हैं तो वो इसीलिए होते हैं कि एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे बॉडी में मास के रूप में कन्वर्ट होता है और स्टोर हो जाता है। और ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, काम करने से हम पतले हो जाते हैं, तो वो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च कर रहे हैं हम, बॉडी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को कहाँ से ला रहा है? मास से। तो मेरा बॉडी का मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके खर्च कर रहा है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके खर्च कर रहा है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके खर्च कर रहा है। और धीरे धीरे मेरे बॉडी का मास क्या हो जाएगा? घटता जाएगा और हम स्लिम हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल था जिससे आपको ये इमेजिन हो पाए कि ये बहुत जेन्युइन चीज़ है कि एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? मास में। और मास किस में कन्वर्ट हो सकता है? एनर्जी में। एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है और इसी कारण से हम लोग ज़्यादा खाना खाने पर मोटे होते हैं, और मास भी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, इसी कारण से हम ज़्यादा काम करने पर पतले हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो हम लोग आज इतना ही रखेंगे और इसके बाद जो अगला वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उस अगले वीडियो को समझने के लिए आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पिछला तीनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो से जो कॉन्सेप्ट सब स्टार्ट हो रहा है वो थोड़ा टफ है, ठीक है। और अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।